हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स ने डिमांड किया है एंडोक्राइनोलॉजी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर आप लोगों को जो जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम है परसों, आपको उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी। तो आज ये जो सेशन है ये उसी के लिए डेडिकेटेड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, और आपका जो एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम है उसके लिए आपका जो ये सेशन है वो पूरा डेडिकेटेड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे आ रहा है बेटा, ये आ रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। पहले कुछ क्वेश्चन हम रिप्रोडक्टिव के करेंगे, उसके बाद हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी देखेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके जूलॉजी एग्जाम में आएंगे, तो उस पोर्शन पे आप अच्छा खासा फोकस जो है वो अपना बना के रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा यहाँ पे, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या होता है? क्या वो एक इमेच्योर डेवलपिंग फॉलिकल है, क्या वो एक मैच्योर फॉलिकल है जो ओव्यूलेशन के लिए रेडी है, या वो एक ऐसी फॉलिकल है जिसका अपोप्टोसिस होने वाला है, या वो एक ओव्यूलेटेड फॉलिकल है? तो आप लोगों को पता है कि ग्राफियन फॉलिकल टर्म हम कब यूज करते हैं? जब कोई भी फॉलिकल मैच्योर हो जाती है ओव्यूलेशन करने के लिए, ठीक है, तब हम उस फॉलिकल को क्या बोलते हैं बेटा? ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है बी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन स्पीशीज विद टू सेक्सेस, ऐसी स्पीशीज जिसमें आपको दो सेक्स गिवन है, मतलब यहाँ पे आपका मेल सेक्स जो है वो अलग है, फीमेल सेक्स जो है वो अलग है। तो इन स्पीशीज में मेल आर डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, जो मेल है वो किन किन कैरेक्टर से डिफाइंड होता है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो कह रहा है मेल का जो कलर है वो फीमेल से ब्राइट होता है, जो मेल है इनका जो गैमेट का साइज है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू फीमेल, मेल जो है वो फीमेल से बड़े होते हैं, या फिर मेल डिफेंड टेरिटरीज बाय फीमेल ब्रूड द एग्स, फीमेल एग ब्रूडिंग करती है जबकि मेल जो है वो टेरिटरी डिफाइन करते हैं। तो बेटा आपको पता है ना, जनरली ऐसे केसेस में हमें oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, और इसमें हमारा जो फीमेल गैमिट है इसका जो आपका साइज होता है वो कैसा होता है? लार्ज, और जो हमारा फीमेल गैमिट होता है बेटा ये कैसा होता है? इमोबाइल। जबकि हमारा मेल गैमिट जो होता है बेटा ये कैसा होता है? स्मॉल, और ये कैसा होता है? मोबाइल। जैसे कि स्पर्म जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? बी, कि जनरली मेल का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू फीमेल, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा इस सेशन के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स, इनमें सर्टोली सेल्स का फंक्शन कौन सा है ये आप लोगों को बताना है बेटा। तो सर्टोली सेल यहाँ पे क्या क्या काम कर रहा है ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या सर्टोली सेल जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं इनकी डेवलपिंग जब ये करते हैं तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है? जी हाँ, बिल्कुल प्रोवाइड करवाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि जो हमारे स्पर्मेटोसाइट हैं, जो हमारे स्पर्मेटिड है और जो हमारे स्पर्म है, इनको जो नरिशमेंट है वो सर्टोली सेल प्रोवाइड करवाता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है फेगोसाइटोसिस ऑफ एक्स्ट्रा स्पर्म साइटोप्लाज्म एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स, जैसे जैसे स्पर्म का डेवलपमेंट होता है तो जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होता है, जो एक्सेस में जो स्पर्म का साइटोप्लाज्म होता है उसको फेगोसाइटोसिस जो है ये सर्टोली सेल ही करता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इसका जो अफेक्ट है वो किसके द्वारा मीडिएट किया जाता है बेटा? ये किसका अफेक्ट मीडिएट करता है? टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच का, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि ये जो है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का मूवमेंट कंट्रोल करता है, और स्पर्म का जो रिलीज है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में जो है उसको कंट्रोल करता है, ये भी सही है। इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिकॉज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपको करेक्ट गिवन है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। कह रहा है अ स्पर्म हेड कंटेन्स डीएनए एंड एन एक्रोसोम, स्पर्म का जो हेड है उसमें डीएनए और एक्रोसोम होता है, बिल्कुल सही, यहीं से ही एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। फिर कह रहा है एन एक्रोसोम इज अ स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम दैट कंटेन एंजाइम्स दैट एनेबल स्पर्म टू प्रोड्यूस द एटीपी नीडेड टू प्रोपेल देमसेल्फ आउट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो बेटा आपको पता है यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एक्रोसोम है ये गोल्जी से बना होता है, ये गोल्जी डिराइव्ड होता है, नाइकी के लाइसोसोम डिराइव्ड। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, और डी भी नहीं हो सकता। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा वो डी ना होके यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, सी होगा। क्या आंसर होगा बेटा? सी, ठीक है, क्योंकि एक्रोसोम जो है वो आपका गोल्जी का डेरिवेशन होता है, ना कि लाइसोसोम का। फिर कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया इज द मिडल पीस ऑफ अ स्पर्म डेट प्रोड्यूस एटीपी फॉर स्पर्म मोटिलिटी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। 4 देख लेते हैं। कह रहा है
कि स्पर्म टेल अ फ्लैजलम प्रोपेल्स इट अलोंग इट्स वे, कि जो स्पर्म की जो टेल होती है वो जो है पूरे रास्ते प्रोपेल करती है। जी हाँ बिल्कुल। फिफ्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, कह रहा है वंस इजैक्यूलेटेड sperms and viable are normally are able to fertilize a secondary oocyte for 5 days। तो बेटा ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्पर्म्स इजैक्यूलेशन के बाद ऑलमोस्ट 3 डेज तक, मतलब 72 आवर्स तक, ठीक है, 72 आवर्स तक ही कैसे होते हैं, वाइबल होते हैं, 5 डेज तक वो वाइबल नहीं होते। तो इस हिसाब से यहाँ पे आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, सी। इसी के साथ हम लोग चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये बात आपसे यहाँ पे पूछी हुई है। चलिए बेटा देखते हैं क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। स्पर्मेटोगेनिया आर स्टेम सेल्स बिकॉज व्हेन दे अंडरगो माइटोसिस सम ऑफ द डॉटर सेल रिमेन टू सर्व एज रिजर्वायर ऑफ सेल फॉर फ्यूचर माइटोसिस। बिल्कुल सही है। आपको पता है स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल की तरह काम करते हैं, इन्हीं से आगे सब कुछ बनता है और कुछ सेल्स जो है वो प्रिजर्व भी हो जाते हैं। फिर कह रहा है मियोसिस 1 इज अ डिवीजन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन डॉटर सेल्स विद ओनली 1 मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर। बिल्कुल सही बेटा। आपको पता है ना मियोसिस 1 में जो होमोलोगस पेयर होते हैं इनका सेपरेशन हो जाता है, तो एक क्रोमोसोम जो है वो दोनों सेल के पास जाता है, एक सेल के पास ये जाता है, एक सेल के पास ये जाता है। और मियोसिस सेकंड में क्या होता है, क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है, ये जो क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स है इनका सेपरेशन होता है, ठीक है। तो एक क्रोमेटिड एक सेल के पास, दूसरा दूसरे सेल के पास, फिर यहाँ से भी एक क्रोमेटिड एक सेल के पास, दूसरा दूसरे के पास, तो इन टोटल 4 सेल्स बन जाते हैं मियोसिस सेकंड के बाद। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है। फिर कह रहा है स्पर्मियोजेनेसिस इन्वॉल्व्स मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म्स। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है, स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में कन्वर्ट होना, ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर कह रहा है द प्रोसेस बाय विच द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रोड्यूस्ड हैप्लोस्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पांचों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए आपका जो आंसर होगा बेटा वो बी होगा, ना कि यहाँ पे सी। ठीक है। चलिए बेटा इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है इन द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट फेज में क्या होता है, तो कह रहा है oogonia जो है वो प्राइमरी oocyte में डिफरेंशिएट हो जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोल रहा है वो, कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज होता है उसमें oogonia जो है वो प्राइमरी oocyte में डिफरेंशिएट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकर एक्सेप्ट, ओवोल्यूशन के दौरान यहाँ पे बेटा सारी चीजें होती हैं सिर्फ एक चीज को छोड़ के। तो बताइए क्या आंसर होगा। ओव्यूल्यूशन में क्या ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होती है, यस। तो जो ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन है वो लोएस्ट पॉइंट पे हो जाता है, गलत बेटा, ईस्ट्रोजन तो मैक्सिमम होता है। ईस्ट्रोजन जो है वो मैक्सिमम होता है ओव्यूल्यूशन के टाइम पे, ना कि के मिनिमम। क्या होता है, मैक्सिमम। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसीलिए आंसर हो गया बी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका HCG के ऊपर, ठीक है। ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन जो है इसके बारे में पूछ रहा है। बेगिंस टू बी प्रोड्यूस्ड 4 months आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 4 महीने बाद जो है इसका प्रोडक्शन जो है वो शुरू होता है। फिर कह रहा है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड, गलत है बेटा ये भी स्टेटमेंट। कह रहा है ये कॉर्पस ल्यूटम प्रोड्यूस करता है, ये भी गलत है। तो कह रहा है ये तभी बनता है जब जो है सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है। यस बेटा, HCG प्रेगनेंसी हार्मोन है, ये तभी बनता है जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब उसका जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, नाइन्थ क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है बेटा वो दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये बात आप लोगों को बतानी है बेटा। कह रहा है सेल्स फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द यॉर्क सैक गिव राइज टू oogonia, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है कि जो आपके यॉर्क सैक के एंडोडर्म सेल्स होते हैं उसी से oogonia बनता है। फिर कह रहा है ओवा अराइज फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द ओवरी, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। फिर कह रहा है प्राइमरी oocyte एंटर प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट बट डू नॉट कंप्लीट इट अंटिल फर्दर प्यूबरिटी। तो आपको पता है ना यहाँ पे मियोसिस 1 में जो है, मियोसिस 1 में जो है हमारा प्राइमरी oogonia जो है वो अरेस्ट हो जाता है और प्यूबर्टी के बाद ही ये जो डिवीजन है वो कंप्लीट होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 2 तो आंसर में आना ही नहीं है, इसलिए COD तो पहले ही गलत हो गया।
फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, वंस अ सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म्ड इट प्रोसीड्स टू मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेकेंड एंड स्टॉप एट दिस स्टेज। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मेटाफेज सेकेंड जो होता है मियोफेज सेकेंड का, वहां पे जो आपका सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या हो जाता है बेटा, वो यहाँ पे वो हो जाता है कि जब एक बार सेकेंडरी oocyte बन जाता है तो वो जो मियोसिस सेकेंड जो है मेटाफेज का, उसको प्रोसीड करता है और उस स्टेज पे वो रुक जाता है। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फिफ्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस सेकेंड को रिज्यूम करता है, ओवम बनाता है और साथ में एक पोलर बॉडी जो है वो भी बनती है अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो। यस बेटा, ये स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ठीक है, फिर कह रहा है प्राइमरी oocyte जो है वो एक ओवम बनाता है और एक पोलर बॉडी। गलत बेटा, एक ओवम बनता है और यहाँ पे आपकी एक पोलर बॉडी बनती है, तो 6 आंसर नहीं हो सकता। तो बी स्टेटमेंट भी गलत, इसलिए 1 3 4 5 जो आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपके एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम से यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हार्मोन्स क्या होते हैं। तो कह रहा है दे जनरली यूटिलाइज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू रेगुलेट देयर सीक्रेशन। यस बेटा, हार्मोन्स को अगर आपको उनका सीक्रेशन रोकना होता है तो हार्मोन जिसके ऊपर काम करते हैं वही उनको नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि अब इनको और मत भेजो। ये स्टेटमेंट जो है आपकी यहाँ पे, ये स्टेटमेंट जो है बेटा आपकी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है इट ओनली अफेक्ट टारगेट सेल फार रिमूव्ड फ्रॉम द हार्मोन प्रोड्यूसिंग सिक्रेटरी सेल। हार्मोन को अगर जिस सेल ने बनाया है इसका रिसेप्टर अगर बहुत दूर प्रेजेंट है तभी अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। नहीं बेटा, हार्मोन तो पास में भी जो है वो एक्ट करते हैं, दूर में भी एक्ट करते हैं। तो टू स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड अगर लगाओगे तो तीनों आंसर गलत होगा और आंसर डी आएगा। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं बेटा। वो कह रहा है दे मस्ट बाइंड टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन ऑर्डर टू सर्कुलेट इन द ब्लड। हार्मोन्स को किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू ही ब्लड में जो है ट्रांसपोर्ट करने की परमिशन मिलती है। नहीं बेटा, हार्मोन ब्लड के थ्रू डायरेक्ट जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि हार्मोन तो ज्यादातर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की नीड नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो गई। तो अभी भी आपका जो आंसर है वो क्या ही आ रहा है बेटा, डी। ठीक है, 1 4 और 5। चले बेटा आगे। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है द पिट्यूटरी ग्लैंड्स पोस्टीरियर लोब प्रोड्यूस टू हार्मोन। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है वो कौन कौन से दो हार्मोन बनाता है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है बेटा, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोक्सिन वो दो हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब बनाता है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द नेम ऑफ द हार्मोन, इट्स केमिकल टाइप एंड इट्स टिश्यू ऑफ ओरिजिन करेक्टली मैच्ड। आपको हार्मोन का नाम दिया हुआ है, उसका केमिकल टाइप दिया हुआ है और वो जो है उसका ओरिजिन क्या है, वो कौन से टिश्यू से सिक्रेट होता है वो दिया हुआ है। करेक्ट मैचिंग जो है वो आपको बतानी है यहाँ पे। तो बच्चा बच्चा जानता है, अभी ऊपर भी बताया है कि बिल्कुल करेक्ट क्या है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उससे वेसोप्रोसिन बनता है और वेसोप्रेसिन जो है बेटा वो आपका पेप्टाइड नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है बेटा, पेप्टाइड नेचर का होता है बेटा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? जल्दी से बताइए बेटा, सभी बच्चे यहाँ पे रिप्लाई करेंगे, क्या ये आपको बातें जो है वो समझ में आ रही है? चलिए बेटा बताइए। अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे किसकी, एल्डोस्टेरोन की, तो बेटा एल्डोस्टेरोन जो है वो पैंक्रियास से सिक्रेट नहीं होता, बल्कि एल्डोस्टेरोन जो है वो आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है। किससे सिक्रेट होता है बेटा, वो आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है। ठीक है, किससे सिक्रेट होता है बेटा, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स की आउटर लेयर होती है डेट इज जोना ग्लोमरुलोसा। ठीक है, जोना ग्लोमरुलोसा, मैं नाम लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे, जोना ग्लोमरुलोसा। तो बेटा इससे जो है ये आपकी आउटर लेयर होती है एड्रीनल कॉर्टेक्स की, इससे आपका एल्डोस्टेरोन जो है वो सीक्रेट होता है बेटा। आ गई बात समझ में? चलिए बेटा अब आगे देखते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगर बाकी हार्मोन के बारे में भी आप लोग जानना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है, बाकी हार्मोन के बारे में भी जानना चाहते हो, जैसे कि ACTH जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ACTH हार्मोन जो आपका दिया हुआ है, ACTH को कौन सिक्रेट करता है? तो आप लोग बच्चा बच्चा यहाँ पे जानता है कि आपका जो ACTH है उसको कौन सिक्रेट करता है। ठीक है बेटा, ACTH को कौन सिक्रेट करता है? क्या आ रहा है माइंड में आंसर, कौन सिक्रेट करता है आपका ACTH? बताइए बेटा, क्या लग रहा है? ACTH जो है इसको कौन सिक्रेट करता है? ACTH को एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रेट नहीं करता, बल्कि ये आपका पिट्यूटरी की ग्लैंड सिक्रेट करती है बेटा। कौन सिक्रेट करती है? जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इसको सिक्रेट करती है बेटा। ठीक है, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके ब्रेन के बेस में लोकेटेड होती है, और जो आपका ACTH है वो फर्दर कॉर्टिसोल का सिक्रेशन जो है वो क्या करता है बेटा, उसका सिक्रेशन कंट्रोल करता है।
ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद आ रहा है कि ग्लूकागॉन कौन सीक्रेट करता है, तो बेटा ग्लूकागॉन भी मैं बता दूं, यहाँ पे नॉलेज बढ़ जाएगी आपकी। जो आपके पेंक्रियाज के अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स नहीं, बीटा सेल्स नहीं बेटा, जो आपके पेंक्रियाज के अल्फा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका ग्लूकागॉन सीक्रेट करते हैं। तो यहाँ पे इस रीजन से ये सारे ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, वैसोप्रोसिन सही आंसर है यहाँ पे, वैसोप्रेसिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट एक्ट बाय अ सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम, इनमें से कौन सा हार्मोन सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के थ्रू एक्ट नहीं करता, बेटा ये है टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है, ये आप लोगों से पूछा हुआ है यहाँ पे। तो बेटा जनरली जो हमारे स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं, कौन से हार्मोन होते हैं बेटा, स्टीरॉइड हार्मोन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं और सेल के अंदर जो रिसेप्टर है दैट इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ठीक है, सेल के अंदर जो रिसेप्टर है दैट इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ये उन रिसेप्टर से यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, बाइंड करते हैं, ठीक है, उन रिसेप्टर से ये लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे बाइंड करते हैं। तो यही बात आपसे पूछी हुई है कि यहाँ पे कौन स्टीरॉइड हार्मोन है या कौन वो हार्मोन है जो आपका किससे बाइंड कर रहा है बेटा, जो यहाँ पे आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है। ठीक है बेटा, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आई थिंक ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी और आपको आंसर भी दिख रहा होगा। ट्राई आयोडोथायरोइन जो आपका यहाँ पे स्टीरॉइड हार्मोन है, ये क्या करता है बेटा, ये आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है। फिर अगला क्वेश्चन तो बेटा रिपीट ही हो गया, जो फोर्थ क्वेश्चन है वही रिपीट हो गया, तो यहाँ पे आपको आंसर पता है, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आपको पता है बेटा, ठीक है, बस यहाँ पे ऑप्शन जो है वो क्या चेंज कर दिया, टेस्टोस्टेरोन की जगह एल्डोस्टेरोन कर दिया, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन जितने भी ये हार्मोन्स होते हैं ये जो है सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू एक्ट नहीं करते। चलिए बेटा सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टेस्टोस्टेरोन इज नॉट ट्रू, इनमें से टेस्टोस्टेरोन के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो कह रहा है टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर म्यूटेंट इज एम्ब्रियोनिक लीथल, अगर टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर में जो है म्यूटेंट अगर आ जाए, उसका रिसेप्टर जो है वो म्यूटेटेड हो जाए तो वो एम्ब्रियोनिक लेवल पे डेथ कोज करता है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि अगर टेस्टोस्टेरोन का जो रिसेप्टर है अगर वो म्यूटेटेड हो गया तो वो एम्ब्रियोनिक लेवल पे डेथ कोज कर देगा, लीथल कोज होगा आपके लिए। तो ये पहली स्टेटमेंट ही जो है आपके लिए क्या है बेटा, इनकरेक्ट। फिर भी हम लोग बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं ताकि हमें टेस्टोस्टेरोन की प्रॉपर्टी पता चल जाए। टेस्टोस्टेरोन किसके लिए एसेंशियल होता है बेटा, मेल रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन टेस्टोस्टेरोन फीमेल रैट्स में भी प्रोड्यूस होता है बेटा, किस में प्रोड्यूस होता है, फीमेल रैट में भी। और टेस्टोस्टेरोन बेटा आपके जो फीटल ग्रोथ होती है उसके लिए नेसेसरी नहीं होता। तो ये बाकी जो जितनी भी स्टेटमेंट है यहाँ पे आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन टू एडल्ट मेल रेट्स रिजल्ट इन, मतलब वो क्या कह रहा है, आपने यहाँ पे एडल्ट मेल रेट को कौन सा इंजेक्शन दे दिया बेटा, आपने यहाँ पे ईस्ट्रोजन से इसको एडमिनिस्ट्रेट करवा दिया। तो यहाँ पे क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, कह रहा है ईस्ट्रोजन की वजह से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। तो अगर यहाँ पे ईस्ट्रोजन आ रहा है तो एलएच हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, नहीं। वो कह रहा है टेस्टीज में ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, नहीं बेटा। आपने बाहर से कोई एक्सटर्नल हार्मोन दिया है तो वो अंदर जाके किसी और मैकेनिज्म को यहाँ पे क्या नहीं करता है बेटा, अफेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा बेटा वो आएगा नन ऑफ द अबव। चलिए बेटा अब वो क्या कह रहा है, अगर आप रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो इनकॉर्पोरेट करोगे तो वो किसके थ्रू करोगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू, इनमें से किस में आप लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ये आपसे पूछा हुआ है। तो बेटा टाइरोसिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिसेप्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इनमें से किसका रिसेप्टर ऐसा है, सारे हार्मोन है, इस हार्मोन का जो रिसेप्टर है वो क्या है, अपने आप में एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो बेटा ईस्ट्राडायोल इसका आंसर है, ईस्ट्राडायोल का जो रिसेप्टर है ये अपने आप में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। चलिए बेटा इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट कैरेक्टर इज मोल्ड इन मोल्टिंग इंसेक्ट इज प्रमोटेड बाय, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है बेटा, ये इज नहीं लिखा, ये इन लिखा हुआ है बीच में। द डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट कैरेक्टर, एक मोल्टिंग इंसेक्ट के अंदर अगर एडल्ट कैरेक्टर आ जाए तो ये फीचर जो है
कौन जो है यहाँ पे इस फीचर को जो है प्रमोट करता है? तो क्या आंसर होगा बेटा, आपको पता है ना इसको कौन प्रमोट करता है? इसको एक्डीजोन जो है वो प्रमोट करता है, तो बी यहाँ पे आंसर है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फ्लाइट और फाइट द फाइट और फाइट रिस्पॉन्स इज डेवलप्ड बाय हार्मोन ऑफ। फाइट और फाइट रिस्पॉन्स यहाँ पे पूछा हुआ है बेटा, ठीक है। ये यहाँ पे एल भी आएगा, फाइट और फ्लाइट होता है कि या तो लड़ो या उड़ जाओ, इस टाइप से। कि जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो कौन से हार्मोन की वजह से यहाँ पे होता है, या फिर वो हार्मोन जो है वो कौन बनाता है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसको कहते हैं। फाइट और फ्लाइट हार्मोन जो है वो किसको कहा जाता है? तो बेटा आपका जो यहाँ पे एड्रीनेलिन होता है, एड्रीनेलिन होता है आपका, ठीक है। आपका जो एड्रीनेलिन हार्मोन होता है वो आपका यहाँ पे क्या कहलाता है? फाइट या फ्लाइट हार्मोन अलोंग विद नॉन एड्रीनेलिन। इन दोनों के साथ मिलके, ये दोनों साथ मिलके अपने आप में क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं आपके फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन जो है ये कौन बनाता है बेटा? तो ये बेटा जनरली हार्मोन किसी भी टाइप की इमरजेंसी सिचुएशन में बनते हैं, और इन हार्मोन को एड्रिनल मेड्यूला बनाता है, कॉर्टेक्स नहीं, एड्रिनल मेड्यूला जो है वो इनको बनाता है, ठीक है। चलिए बेटा अपने अगले क्वेश्चन पे कह रहा है एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन जो है वो किसकी तरह फंक्शन करते हैं? तो बेटा ये दोनों ही आपके न्यूरोट्रांसमीटर की तरह फंक्शन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ऑल ऑफ द हार्मोन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। एड्रिनल कॉर्टेक्स जितने भी हार्मोन बनाता है वो सब यहाँ पे किससे डराइव होते हैं? तो बेटा उन सब का बेस होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या बेस होता है? कोलेस्ट्रॉल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन, थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आयोडीन एंड। ये किससे बनते हैं? तो ये आयोडीन के साथ साथ टायरोसिन से बनते हैं बेटा। किससे बनते हैं? आयोडीन के साथ साथ बेटा ये बनते हैं आपके किससे? टायरोसिन से, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, चला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर लोकेटेड एडजेसेंट टू। तो थायरॉइड ग्लैंड्स के जस्ट एडजेसेंट प्रेजेंट होती हैं आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ठीक है। 17th क्वेश्चन वो कह रहा है एक पर्सन जिसको डायबिटीज मेलिटस है वो क्या सीक्रेट नहीं करता? तो आपको पता है ना वो पर्सन जो है इंसुलिन अच्छे से सीक्रेट नहीं कर पाता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या कह रहा है? द न्यूरॉन ऑफ अ पर्सन विद डायबिटीज मेलिटस डू नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट। तो बेटा वो सफिशिएंट जो है ना तो एटीपी बनाता है ना इंसुलिन बनाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? एटीपी ए। चलिए बेटा इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू कंसर्निंग एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दे स्टिमुलेट द मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। तो हमें पता है एंड्रोजन जो है वो मेल पैटर्न के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिल्कुल सही बेटा। उसके बाद वो क्या कह रहा है? दे स्टिमुलेट द मेल एंड फीमेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। गलत बेटा, फीमेल पैटर्न यहाँ पे गलत दिया हुआ है, फीमेल पैटर्न के लिए एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो यहाँ पे टू स्टेटमेंट तो गलत हो गई, तो आपका एलिमिनेशन मेथड से जो आंसर है वो बी निकल गया। फिर भी बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इनकी वजह से मेल में और फीमेल में जो है सेक्स ड्राइव जो है वो आता है, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा? उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। यस बेटा ये सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो बी आंसर बिल्कुल सही है। ईस्ट्रोजन को लेके कौन सी स्टेटमेंट जो है, ईस्ट्रोजन को लेके कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू है? ये बात आप लोगों से पूछी हुई है। चलिए बेटा बताइए, बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पे? ईस्ट्रोजन से रिलेटेड आपसे पूछा हुआ है, तो ईस्ट्रोजन क्या करता है बेटा? तो यहाँ पे पूछा हुआ है दे प्रमोट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल सही बेटा।
फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोला हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है बेटा कि दे हेल्प कंट्रोल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नहीं बेटा, ये ओस्मो रेगुलेशन में या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। कह रहा है ये प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करवाते हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है बेटा। फिर क्या कह रहा है, दे लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। यस बेटा, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं, लोअर। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जहां भी है वो गलत आंसर हो गए। तो बाकी बचा क्यों बेटा, बाकी बचा आपका ए। फिर भी देख लेते हैं, कह रहा है अगर ये मॉडरेट लेवल में होता है तो ये जीएनआरएच और किसका सिक्रेशन इनिबिट करता है, एलएचएफएसएच। यस बेटा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इसी के साथ हम लोग चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ए पेप्टाइड हार्मोन टिपिकली ऑल्टर इट्स एक्टिविटी ऑफ इट्स टारगेट सेल बाय। तो हमें पता है कि कोई भी हार्मोन आता है वो रिसेप्टर से बाइंड करता है तो अंदर जो है सेकेंडरी मैसेंजर्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, अंदर हमारे सेकेंडरी मैसेंजर्स बनते हैं जो सिग्नलिंग करवाते हैं। तो यहाँ पे ये अपना जो मैसेज है वो एक इंट्रा सेलुलर मैसेंजर को पास करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो गया बेटा, सी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पे आपको इसका लोकेशन बताना है। बताइए क्या आंसर होगा बेटा, आपको पता है ना, प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 जरा देख लेते हैं। A steroid hormone typically alters the activity of its target cell by। एक स्टीरॉइड हार्मोन जो है वो जिस टारगेट सेल पे जाता है उसकी एक्टिविटी किस तरीके से वो क्या करता है बेटा, और चेंज करता है। तो बेटा जो स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं, सपोज ये आपका कोई स्टीरॉइड हार्मोन है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, डिफ्यूज करके जा सकता है। और इसका जो सेल के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है, दैट इज योर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ये इस रिसेप्टर से बाइंड करके सेल के अंदर एक्सप्रेशंस जो है वो क्या करता है बेटा, उसके एक्सप्रेशंस जो है वो ऑल्टर करता है। आ गई बात समझ में। तो ये किसी इंट्रासेलुलर मैसेंजर को मैसेज पास नहीं करता, बल्कि इसका रिसेप्टर ही इंट्रासेलुलर होता है। तो ये सेल के अंदर जाता है और उसका एक्सप्रेशन जो है वो चेंज करता है। बातों में फर्क है। अगर ये कोई आपका स्टीरॉइड हार्मोन नहीं होता तब हम आंसर सी लिखते कि अंदर तो जा नहीं सकता, तो किसी और को अपना मैसेज जो है वो पास ऑन कर देता है, जैसे हमने ऊपर किया था। तो ये यहाँ पे फर्क है, बेसिक बातें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपके आंसर को सही या गलत बनाने में महत्वपूर्ण योग्यता निभा सकती है। परसों आप सभी बच्चों का सीयूईटी का एग्जाम है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग अच्छे से जो क्वेश्चंस है वो देखें। एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल फिजियोलॉजी, टेक्निक्स और आपका एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इन पे आप लोग बहुत अच्छे से फोकस बना के चीजों को अच्छे से बेहतरीन तरीके से जो है वो सॉल्व करें। बहुत जरूरी है चीजों को समझना इस स्टेज पे। और बस लास्ट के दिन बचे हैं, प्रीवियस ईयर कर लो और अपनी इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो है वो रिवाइज कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ मॉडिफाइड अमीनो एसिड। इनमें से कौन एक मॉडिफाइड अमीनो एसिड है। तो एपिनेफ्रिन जो है बेटा, एपिनेफ्रिन जो है ये आपका एक मॉडिफाइड अमीनो एसिड है। ये हार्मोन आपका क्या है बेटा, ये आपका मॉडिफाइड अमीनो एसिड है। आ गई बात समझ में, जल्दी से बताइए बेटा। चलें आगे, हाँ जी, चलिए बेटा बताइए क्या हम लोग आगे मूव करें। ठीक है, चलिए बेटा, आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर होगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है थायरॉक्सिन इज इंपॉर्टेंट इन द कंट्रोल ऑफ। थायरॉक्सिन जो है वो किसके कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जो सेलुलर मेटाबॉलिक रेट्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो थायरॉक्सिन का ही होता है बेटा। किसका होता है बेटा, थायरॉक्सिन का ही होता है। ठीक है, चलें आगे बेटा, जल्दी से बताइए। अगर किसी बच्चे को ऊपर लग रहा हो कि एपिनेफ्रिन जो है वो अमीनो एसिड डेराइव्ड कैसे है, तो मैं बता दूं बेटा, एपिनेफ्रिन जो है ये आपका टाइरोसिन अमीनो एसिड से ही बनता है। किससे बनता है बेटा, टाइरोसिन अमीनो एसिड से बनता है। चलिए बेटा, द प्राइमरी टारगेट ऑर्गन ऑफ एल्डोस्टेरोन एक्शन इज। एल्डोस्टेरोन जो है वो प्राइमरली किस पे एक्ट करते हैं, लीवर, पेंक्रियास, किडनी या हार्ट। तो बेटा वो आपके किडनी पे एक्ट करते हैं बेटा। ठीक है, किस पे एक्ट करते हैं, जो आपके एल्डोस्टेरोन होते हैं वो किस पे एक्ट करते हैं बेटा, किडनी पे एक्ट करते हैं। ठीक है, लीवर वगैरह पे एक्ट नहीं करते, वो किडनी पे एक्ट करते हैं। चलिए बेटा, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, और किडनी में भी कहाँ एक्ट करते हैं, तो आप लोगों को ये नाम भी मैं बता दूं बेटा, ये लोग किस पे एक्ट करते हैं, रीनल कलेक्टिंग डक्ट्स पे। जो रीनल कलेक्टिंग डक्ट्स होती है ना, ये लोग उस किडनी के उस डक्ट पे जो है
है क्या करते हैं बेटा, एक्ट करते हैं। रीनल कलेक्टिंग डक्ट पे ये लोग क्या करते हैं बेटा, एक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो है ये रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं बेटा। रीएब्जॉर्प्शन किसका करवाते हैं बेटा, ये लोग सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं। साथ ही साथ ये पोटेशियम, ये सिक्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन तो सोडियम का करवाते हैं, लेकिन सिक्रेशन किसका करवाते हैं, सिक्रेशन करवाते हैं आपका K+, पोटेशियम का और प्रोटोन का। ये इनका मेन काम होता है एल्डोस्टेरोन का। ठीक है, चलिए बेटा, और एल्डोस्टेरोन आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। तो इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ टारगेट सेल टू अ हार्मोन। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, अफेक्ट वर्ड जो है यहाँ पे मिस लग रहा है मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ टारगेट सेल टू अ हार्मोन। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट बना है। तो चलिए बेटा, तो हार्मोन की कंसंट्रेशन जो है उस पे जो है टारगेट सेल का रिस्पॉन्स डिपेंड करता है। जी हाँ, बिल्कुल डिपेंड करता है। टारगेट सेल किस टाइप का है, नहीं बेटा, हमेशा जो आपका हार्मोन है वो एक स्पेसिफिक टारगेट सेल पे जाता है और तब उसका रिस्पॉन्स आता है। तो टारगेट सेल कैसा है उस पे उस टारगेट सेल का रिस्पॉन्स डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो हार्मोन उसको मिल रहा है और उसके पास कितना रिसेप्टर है उस हार्मोन को रिसीव करने के लिए, इन बातों पे उसका जो रिस्पॉन्स है वो पता चलता है। और दूसरे जो हार्मोन है वो किस तरीके से उस हार्मोन के फंक्शन को या रिसेप्टर को अफेक्ट कर रहे हैं, क्या वो उसको इनहिबिट कर रहे हैं, उसके इफेक्ट को उसको और स्टिमुलेट कर रहे हैं, इन बातों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बेटा डी। क्या आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द क्लास ऑफ एड्रीनल ग्लैंड हॉर्मोन्स डेट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। हमें एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन की वो क्लास बतानी है जो स्ट्रेस से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है, प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी, इनफेक्ट जब हमें सूजन आती है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसके अगेंस्ट एंटी इफेक्ट शो करती है, और जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करती है टू एंश्योर एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ एटीपी इज। इस क्लास का नाम क्या है बेटा, बेटा इस क्लास का नाम है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या नाम है, ये सारा फंक्शन किसका है आपका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे कह रहा है प्लेस इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्शन ऑफ अ वाटर सोल्यूबल हार्मोन ऑन इट्स टारगेट सेल। वाटर सोल्यूबल हार्मोन जो है वो किस तरीके से टारगेट सेल पे जो है काम करता है। तो बेटा सबसे पहले कोई भी आपका जो यहाँ पे हार्मोन होगा जो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, जो वाटर सोल्यूबल है, इसका मतलब वो कैसा है, वो हाइड्रोफिलिक है। और हाइड्रोफिलिक के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, सरफेस रिसेप्टर। ठीक है, कैसे रिसेप्टर होते हैं, सरफेस। तो सबसे पहले ये जो हार्मोन है ये जाएगा रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हार्मोन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उससे बाइंड करेगा। तो सबसे पहले 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया बी, सी तो नहीं हो सकता, ए, बी और डी में से। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये जो जितना भी हार्मोन होता है ना, जनरली ये आपके जीपीसीआर रिसेप्टर वाली सिग्नलिंग फॉलो करते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, जो हार्मोन और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स है ये किसको एक्टिव करेगा, जी अल्फा प्रोटीन को। जो जी प्रोटीन्स होते हैं उनमें से जी अल्फा सब यूनिट को क्या करेगा बेटा, ये एक्टिव करेगा। तो 3 के बाद यहाँ पे काम होगा 5th। तो डी और बी जो है वो गलत हो गए, तब भी हमें समझ में आ गया कि जो आंसर है वो हमारा ए होगा। फिर भी सारे स्टेप देख लेते हैं। उसके बाद आपको पता है एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव होता है जो आपका एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जो सीएएमपी है ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करता है। उसके बाद क्या होता है, जो काइनेज है वो सेल के अंदर अलग अलग प्रोटीन का फोस्फोराइलेशन करता है, डेट इज 4 स्टेप, और अल्टीमेटली कोई ना कोई रिस्पॉन्स जो है वो हमें मिल जाता है। तो ये हमारी जीपीसीआर की जो बेसिक सिग्नलिंग थी हमसे वो इनडायरेक्टली पूछ ली है। जीपीसीआर की जो सिग्नलिंग थी बेटा वो हमसे यहाँ पे पूछ ली है। ठीक है, चलिए बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये देखो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे आपको एक तरीके से जो है पूरा कितना 10 ऑप्शंस जो है वो एक साथ दे दिए हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे चीजें जो है वो क्लियर हो जाए बेटा। तो 10 की 10 चीजों में बहुत इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपको गिवन है। कह रहा है बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रिएटिक आइलेट्स। बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज ये क्या सिक्रेट करते हैं बेटा, तो बीटा सेल सिक्रेट करते हैं बेटा आपका इंसुलिन। क्या सिक्रेट करते हैं, इंसुलिन। तो 1 का आंसर तो होगा ई, ये रहा ना इंसुलिन, तो 1 का आंसर है ई। तो यहाँ पे बी और डी ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, अल्फा सेल्स ऑफ पेंक्रियाटिक सेल क्या सिक्रेट करते हैं, अभी तो बताया था। अल्फा सेल्स ऑफ पेंक्रियाटिक सेल्स जो है बेटा वो क्या सिक्रेट करते हैं, वो सिक्रेट करते हैं आपका ग्लूकागोन। तो यहाँ पे 1 का ई हो गया और 2 का हो गया सी। तो 1 का ई और 2 का सी दोनों में गिवन है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। फॉलिकुलर सेल्स जो है थायराइड ग्लैंड के वो क्या सीक्रेट करते हैं, तो बेटा वो आपका ACTH सीक्रेट करते हैं।
क्या सिक्रेट करते हैं बेटा, ये आपका सिक्रेट करते हैं ACTH, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्ड का आंसर हो गया, सॉरी फॉलिकुलर सेल्स, एक सेकंड ACTH सिक्रेट नहीं करते, सॉरी मैंने गलत बता दिया, अभी पीछे तो बता के चुकी हूँ ACTH कौन सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स जो थायराइड ग्लैंड के हैं बेटा, ये तो आपका थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोक्सिन सिक्रेट करते हैं, ये बताया था अभी पीछे मैंने, ठीक है। थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन जो है ये सिक्रेट करते हैं। तो 3 का हो गया यहाँ पे जे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, पैराफोलिकुलर जो सेल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, वो क्या सिक्रेट करते हैं बेटा, तो वो आपका कैल्सिटोनिन सिक्रेट करते हैं बेटा। तो इसके सामने सामने लिखा है फोर्थ का डी। तो अभी तक हमारे यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है वो सही चल रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ, टेस्टिस जो है वो क्या सिक्रेट करती है, आई या फिर एफ। टेस्टिस जो है वो क्या सिक्रेट करती है, मतलब टेस्टिस प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करती है या टेस्टोस्टेरोन। बेसिक कॉमन सेंस की बात है, टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन। तो फिफ्थ का हो गया आई, तो सी भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर भी आगे बातें पढ़ लेते हैं। ओवरी जो है वो क्या सिक्रेट करती है, ओवरी प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करती है, ठीक है। फिर सोमैटोट्रॉप्स जो है ये क्या सिक्रेट करते हैं, सोमैटोट्रॉप्स HGH सिक्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद थायरोट्रॉप्स क्या सिक्रेट करते हैं, थायरोट्रॉप्स जो होते हैं बेटा ये आपके TSH को सिक्रेट करते हैं। गोनाडोट्रॉप्स क्या सिक्रेट करते हैं, FSH और LH सिक्रेट करते हैं। कॉर्टिकोट्रॉप्स क्या सिक्रेट करते हैं, आपके ACTH, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया बेटा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कितने सारे यहाँ पे फंक्शंस जो है आपको गिवन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पे बनता है एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ। चलिए बेटा ये देखिए एक और कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे कितने नाम है जरा देख लेते हैं, 8 ही नाम है मैच करने हमें। चलिए बेटा एक और यहाँ पे आपका कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है, इनहिबीन का काम बताना है बेटा। इनहिबीन का क्या काम है ये बताना है, LH का काम बताना है, FSH का, टेस्टोस्टेरोन का, ईस्ट्रोजन का, प्रोजेस्ट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के सामने है और ये रहे इसके ऑप्शन। चलिए बेटा तो यहाँ पे हम लोग पहला हार्मोन देखते हैं इनहिबीन। इनहिबीन का काम क्या है, नाम से ही पता चल रहा है ये इनहिबिट करता है किसी ना किसी चीज को, ठीक है बेटा। ये आपका किसी ना किसी चीज को क्या करता है बेटा, इनहिबिट करता है। तो इनहिबीन जो है यहाँ पे क्या इनहिबिट करता है बेटा, इनहिबीन यहाँ पे FSH का प्रोडक्शन इनहिबिट करता है और FSH जो है एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है। तो फर्स्ट का ऑप्शन तो हमें सी टिक करना है। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी कहाँ पे जरा देख लेते हैं बेटा, फर्स्ट का ऑप्शन सी 3 में है, डी में नहीं है, तो डी हमने यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है बेटा। चलिए बेटा उसके बाद हम लोग सेकंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, LH का काम क्या है बेटा, तो LH आपको पता ही है ये लीडिंग सेल पे एक्ट करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन जो है वो और ज्यादा करें। तो इसका आंसर तो इसके सामने ही दिया हुआ है, 2 का आंसर हो गया यहाँ पे बी। तो 2 का आंसर बी जो है वो तीनों में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसके बाद चलते हैं बेटा आगे, इसके बाद चलते हैं आगे, थर्ड ऑप्शन देखते हैं बेटा। थर्ड ऑप्शन बेटा FSH का यहाँ पे क्या फंक्शन है बेटा, तो FSH क्या करते हैं आपको पता है, जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं उनसे एस्ट्रोजन सिक्रेट करवाते हैं और फॉलिकल की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम इसीलिए तो है इनका कि ये फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड का हो गया जी, ठीक है। तो थर्ड का जी जरा मैच कर लेते हैं, थर्ड का जी किस में है, थर्ड का जी भी सब में दिया हुआ है। फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ का F और D दिया हुआ है इन ऑप्शंस में, देखते हैं क्या एलिमिनेट होता है। फोर्थ क्या है, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है बेटा, तो टेस्टोस्टेरोन जो है बेटा ये क्या करता है, ये आपका मेल पैटर्न का जो डेवलपमेंट है उसको स्टिमुलेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है और सेक्स डेरिवेशन में जो है हेल्प करता है ये, ठीक है। तो फोर्थ का होगा डी, ठीक है, फोर्थ का होगा डी। तो फोर्थ का अगर डी है तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया गलत। फिफ्थ देख लेते हैं बेटा, फिफ्थ क्या कह रहा है यहाँ पे, फिफ्थ क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। ईस्ट्रोजन क्या काम करता है बेटा, ईस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव में डेवलपमेंट में हेल्प करवाता है, भी पीछे बताया था, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन करता है। तो फिफ्थ का हो गया एफ, फिफ्थ का एफ जरा देखते हैं किसमें है, इसमें है। तो आंसर तो हो गया यहाँ पे सी। बाकी भी देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे सिक्स्थ ऑप्शन क्या कर रहा है, सिक्स्थ ऑप्शन प्रोजेस्ट्रोन का क्या काम होता है बेटा, प्रोजेस्ट्रोन जो है कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करती है ताकि जो है पहले ट्राइमेस्टर में फर्स्ट 3 मंथ्स में जो है प्रेगनेंसी में यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पे सिक्स्थ का हो गया एच। रिलैक्सिन का काम क्या है पता है ना, ये यूट्रस को रिलैक्स करती है, ये जो मायोट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है मंथली साइकिल्स में उसको इनिबिट करके यूट्रस को रिलैक्स करती है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, सेवेंथ का हो गया ए, ठीक है। तो HCG
ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन का काम क्या है, ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए कॉर्पस ल्यूटियम से, हमें कॉर्पस ल्यूटियम जो है क्या काम चाहिए होता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम से हमें क्या चाहिए होता है, प्रोजेस्टेरोन। तो इनडायरेक्टली उस कॉर्पस ल्यूटियम को यहाँ पे कौन मेंटेन करता है शुरू में, HCG, ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर हो गया वो हो गया सी। चलिए बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे अगेन मेंशन है, क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। डिसऑर्डर्स दिए हैं और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से जनरली डिसऑर्डर से आपका जो क्वेश्चन है वो बन ही जाता है, ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। गाइगेंटिज्म कब होता है बेटा, हाइट लंबी जो है वो कब होगी, तो जाहिर सी बात है ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो उसका जब हाइपर सिक्रेशन होगा, ठीक है, तो क्या कंडीशन हो जाती है, गाइगेंटिज्म हो जाता है, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ HCG बिफोर क्लोजर ऑफ एपिफिजियल प्लेट्स, ये यहाँ पे जो ऑप्शन है बेटा, ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। जो सी ऑप्शन है इसमें मैं बता देती हूँ बेटा, आपको लग रहा होगा सी ऑप्शन भी सेम है, सी में बेटा हाइपर नहीं होगा, हाइपो होगा, एक हाइपो का केस है एक हाइपर का केस है। तो फर्स्ट का तो हो गया बी, फर्स्ट का मैंने ये क्यों बताया कि सी में हाइपो होगा, क्योंकि फर्स्ट का सी ऑप्शन कहीं भी दिख नहीं रहा है मैच में, तो मैं समझ गई यहाँ पे, ये मत सोचना मैंने आंसर याद कर रखा है, मैं समझ गई यहाँ पे कि एक हाइपो होगा और एक जो है हाइपर होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट का तो बी होगा, फर्स्ट का बी होगा, इसी से ही पहले ऑप्शन से ही समझ में आ गया कि आंसर तो हमारा सी है। फिर भी देख लेते हैं बेटा, एक्रोमेगैली क्या होता है बेटा, व्हाट इज एक्रोमेगैली, तो बेटा जो हमारा अगर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, अगर वो एपिफिजियल प्लेट के क्लोजर के बाद ज्यादा सिक्रेट होता है, तब हम इस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोमेगैली, क्या बोलते हैं, एक्रोमेगैली। तो ये हो गया आपका यहाँ पे सेकंड का डी। फिर पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म क्या होता है, पता ही है आपको, अगर जितना आपको ग्रोथ हार्मोन चाहिए उतना नहीं मिलता तो आपकी हाइट छोटी होती है, ड्वार्फिज्म आपको हो जाता है, तो इसका आंसर तो इसके सामने ही है, थर्ड का सी। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है बेटा, डायबिटीज इंसिपिडस में जो हमारा ADH है, ठीक है, जो हमारा ADH है इसका सिक्रेशन कम होता है, दैट इज हाइपो सिक्रेशन ऑफ ADH, ठीक है। आ गई बात समझ में, फोर्थ का हो गया एफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मिक्सिडेमा में क्या होता है बेटा, तो मिक्सिडेमा में क्या होता है, एडल्ट्स के अंदर हाइपोसिक्रेशन होता है थायराइड हार्मोन का, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है, यहाँ पे जो आपका आंसर है बेटा फिफ्थ का वो क्या हो जाएगा, जी। उसके बाद ये तीनों डिजीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है बेटा, ये तीनों डिजीज तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है। ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है बेटा, ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, तो बेटा ग्रेव्स डिजीज एक तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज है, हाइपरथायराइडिज्म का केस है ये, किसका केस है बेटा, ग्रेव्स डिजीज जो है ये आपकी ऑटो इम्यून डिजीज है बेटा, कैसे डिजीज है, ये आपकी ऑटो इम्यून डिजीज है, जो कि किसके केस में आती है बेटा, जो कि यहाँ पे आपके हाइपरथायराइड वाले केस में आती है। ये एक इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर होता है, इसमें जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है ना बेटा, वो किस शेप की हो जाती है, वो बटरफ्लाई शेप की हो जाती है, किस शेप की हो जाती है बेटा, बटरफ्लाई शेप की हो जाती है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा, जल्दी से बताइए। इसमें एंजाइटी, हीट सेंसिटिविटी, ये सब जो है कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिलती है। ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें हमारा जो सेल है, ऑटो इम्यून डिजीज मतलब हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम में जो इम्यून सिस्टम्स जो हैं, जो हमारे इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं, वो हमारे हेल्दी सेल्स को अटैक कर रहे हैं बेटा, ठीक है, किसको अटैक कर रहे हैं, हेल्दी सेल्स को अटैक कर रहे हैं। तो हमारा हाइपरथायराइडिज्म का मतलब क्या होता है, टू मच थायराइड हार्मोन, अगर थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। तो इसकी वजह से ही ये डिजीज जो है वो देखने के लिए मिलती है। उसके बाद है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, उनका बहुत ज्यादा हाइपर सिक्रेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो सिक्रेशन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब कॉर्टिसोल वगैरह जो है ये बहुत ज्यादा हाई हमें देखने के लिए मिलते हैं। जनरली जब स्टेरॉइड ड्रग्स वगैरह हम लोग लेते हैं तब ये डिजीज जो है वो देखने के लिए मिलती है। जो आपका कॉर्टिसोल है, जो आपके एड्रिनल ग्लैंड्स बनाते हैं, उनका ओवर सिक्रेशन यहाँ पे जो है बेटा देखने के लिए मिलता है, ठीक है।
उसके बाद लास्ट है हमारी एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज में बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कम होता है, हाइपोसिक्रेशन केस है ये। इसमें क्या होता है इस डिजीज में, एडिसन डिजीज में हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और जो एल्डोस्टेरोन है वो कम सिक्रेट होते हैं एज कंपेयर टू हाइपर सिक्रेशन इन ऑल अदर टू सिंड्रोम्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड योर एंडोक्राइनोलॉजी। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हो। 2 दिन हैं अभी आपके पास, आज का, कल का और परसों का थोड़ा टाइम है। परसों थर्ड शिफ्ट में आपका जूलॉजी का एग्जाम है, तो मैं इसी तरीके से आपकी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर करके अपलोड जो है वो कर दूंगी। ड्यू टू सम लेग इंजरी, मेजर लेग इंजरी की वजह से बेटा मैं आपको प्रॉपर खड़े होकर लाइव सेशंस में नहीं पढ़ा पा रही हूँ, और मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख भी है, लेकिन स्टिल आई एम हेयर टू हेल्प यू इन ऑल द वेज, ठीक है। मैं पेन टैप से रिकॉर्डिंग्स जो है वो कर सकती हूँ, आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप कुछ और यहाँ पे जानना चाहते हो, कुछ और टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, मैंने आज उसका शॉर्ट बना के भी अपलोड कर दिया है। एडमिट कार्ड आप लोग अपलोड कर लीजिए, कल के लिए मत बैठिए, कई बार सर्वर डाउन चला जाता है, तो आप लोग एंड मोमेंट वाला जो काम है वो परफॉर्म मत कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो प्रीवियस ईयर है वो सॉल्व कीजिए, और जो मैराथन्स हम लोगों ने आपकी लगाई हुई हैं उन मैराथन्स पे अच्छे से फोकस करके आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।